शिक्षक सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर या फिर कहें शिक्षक सीरीज, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी वर्ग 1 या फिर कहें यूपी एलटी ग्रेड की, सभी के लिए इंपॉर्टेंट कक्षा है। ये शिक्षक सीरीज है, डेली आपकी रात में 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। शिक्षक सीरीज के लिए एक नया बैच हमने यूपी एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के लिए स्टार्ट किया है, जो कि 1 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, ई बुक पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, न्यू पैटर्न मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और डाउट सेशन मिलने वाले हैं। मात्र 999 आपको कंप्लीट बैच। कृषि प्राविधिक सहायक के लिए भी आपका नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका कृषि यूपीजी के कंप्यूटर मिलने वाला है, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक एंड पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज एंड मीडियम कौन सा रहने वाला है, हिंदी और डाउट सेशन रहने वाला है, और नए पैटर्न पर आधारित जो है टेस्ट रहने वाले हैं। किसमें आपका जो है कृषि प्राविधिक सहायक, और दोनों ही बैचेस की जो वैलिडिटी रहने वाली है ना बच्चों, वो 2 साल रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक कीटनाशक है? पायरेथ्रिन, निकोटीन, बूथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। पायरेथ्रिन, निकोटीन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए, क्या होगा सही उत्तर, राइट आंसर? सी, बूथ ए एंड बी, बिल्कुल सही शिवम कुमार जी। यहां पर सही आंसर हो जाता है आपका दोनों, पायरेथ्रिन और निकोटीन दोनों ही आपके कैसे हैं बच्चों, आपके नेचुरल या फिर कहें प्राकृतिक इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक। आपके बात करें इंसेक्टिसाइड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन या बॉटेनिकल्स या फिर कहें प्राकृतिक आपके जो है कीटनाशकों की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है रोटेनॉन। रोटेनॉन जो है आपका ड्राइव फ्रॉम रूट ऑफ लॉन्चोकैरिपस या डेरिस इलेप्टिया का के जो है रूट से या फिर कहें जड़ों से मिलता है। पायरेथ्रम ड्राइव फ्रॉम फ्लावर ऑफ क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम, इसकी जो है आपके फ्लावर से मिलता है। अजार्डरेक्टिन फ्रॉम सीड एंड लीव्स ऑफ नीम, या फिर कहें नीम के जो बीज है और पत्तियों से मिलता है। अजार्डरेक्टा इंडिका, और आपका जो है निकोटीन ड्राइव फ्रॉम रूट्स ऑफ टोबैको। इन निकोटीन आपका स्पीशीज में आपकी तंबाकू की जड़ों में मिलता है। कौन? आपका निकोटीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच रीजन हैज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड साउथ ईस्टर्न रीजन। भारत में स्थानांतरित खेती की प्रथा किस क्षेत्र में की जाती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र? बताइए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती तो सब जानते होंगे। स्थानांतरित खेती का संबंध आपका ये कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन से या फिर कहें उत्तर पूर्वी राज्यों से। कहां से बच्चों? उत्तर पूर्वी राज्यों से। तो यहां पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब बच्चों जाने कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है ना? तो बताइए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? इसे हम स्लैश एंड बर्न या झुम खेती के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों इसमें होता क्या है कि जैसे पहाड़ों पर जंगलों में जंगल हैं तो जंगल में तो खेती कर नहीं सकते, उनको काटना पड़ेगा, तो जंगलों को काट कर या जलाकर उस पर खेती की जाती है, या फिर कहें जो खाली पड़ी भूमि हो जाती है, खाली भूमि उस पर खेती की जाती है। कुछ वर्षों तक 3 से 5 साल तक खेती करने के बाद जब मृदा की उर्वरता खत्म हो जाती है तो ये फार्मर क्या करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं और वहां पर जंगलों को काटते हैं और जलाते हैं। अब उसमें क्या होता है, राख जो होती है उसमें होते हैं न्यूट्रिएंट। तो कुछ साल 3 से 5 साल तक जो है उर्वरता बनी रहती है तो खेती करते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया अपनाते रहते हैं, तो जिसे हम शिफ्टिंग, मतलब ये कहें फसल तो समान रहती है, इसे हम जैसे राइस कह सकते हैं, लेकिन आपकी भूमि बदलती रहती है, इसलिए इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। या फिर कहें आपका
स्थानांतरित खेती कहते हैं। ठीक, इसे झुम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो देखिए स्थानांतरित खेती की बात करें तो इस कृषि प्रणाली में वन भूमि को साफ किया जाता है और खेती की जाती है। साल दर साल एक ही साफ की गई वन भूमि पर एक ही फसल की खेती, जैसे धान करने के कारण मिट्टी की उत्पादकता खत्म हो जाती है, इसलिए फसल को अन्य जलीय एवं साफ की गई भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार की खेती मृदा कटाव को बढ़ावा देती है। इसे झुम खेती या भूमि चक्रण भी कहते हैं। इसे स्थानांतरी कृषि या कर्तन दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यह देश के कई राज्यों में आदिवासी लोगों द्वारा क्या की जाता है बच्चों, की जाती है। ठीक, इसे जो है आपका जीवन निर्वाह खेती के रूप में भी जाना जाता है। जीवन निर्वाह कैसे? वह खेती जो अपने परिवार के अपने भरण पोषण के लिए की जाती है वो जीवन निर्वाह है। तो आपकी स्थानांतरित खेती जो है थोड़ा बहुत उत्पादन देती है, अपने परिवार का ही भरण पोषण हो पाता है। इस कारण से हमारी स्थानांतरित या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, जीवन निर्वाह खेती के नाम से भी जानते हैं। अब देखो विभिन्न राज्यों में इस खेती को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे झुम, झुम कहां पर? पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में या पूर्वी उत्तरी भारत में क्या कहा जाता है? झुम कहा जाता है। पामलू कहां पर? मणिपुर में। बेवर व दहिया कहां पर? मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में। दीपा छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में। कुरुवा झारखंड। वालरे या वाल्टरे आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जाना जाता है। कोमान या वरेंगा उड़ीसा में। पोडू या पेंदा आंध्र प्रदेश में। और कुमारी आपका पश्चिमी घाटों में जो है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन को विभिन्न नामों से आपका जाना जाता है। तो अलग अलग राज्य के हिसाब से जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के आपके अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इज यूजफुल फॉर गार्डनिंग? बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी है? यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, डीएपी या वर्मी कंपोस्ट। बताइए, बागवानी आपको करना है तो कौन से उर्वरक सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेंगे? कौन से उर्वरक सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेंगे? डी, वर्मी कंपोस्ट। बिल्कुल सही शिवम कुमार जी। तो बागवानी में हम जो सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं ना बच्चों, वो करते हैं क्या? वर्मी कंपोस्ट। तो यहां पर ऑप्शन डी राइट आंसर या सही उत्तर हो जाता है, वर्मी कंपोस्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, growing the same crop over and using so many chemicals make the soil fertile, barren, useful for a special kind of crop, fit for irrigation। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी कैसी हो जाएगी? उपजाऊ, बंजर, एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी या सिंचाई के लिए उपयुक्त। अब देखो भैया, हम केमिकल उपयोग करेंगे, रसायन उपयोग करेंगे और बार बार एक ही फसल उगाएंगे तो उससे क्या होगा? भूमि क्या हो जाएगी? बंजर, उत्पादकता खत्म, मतलब बैरन। यहां पर जो है राइट आंसर हो जाता है बंजर। भूमि क्या हो जाएगी आपकी? बंजर हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, अ फार्मर वांटेड टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द चॉप, दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। एक किसान अनाज को भूसे से अलग करना चाहता था, इसे किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है? थ्रेसिंग, विनोइंग, हार्वेस्टिंग, हैंड पिकिंग। थ्रेसिंग, विनोइंग, हार्वेस्टिंग या हैंड पिकिंग, किसके द्वारा? बताइए जल्दी से, किसके द्वारा आपका भूसे से अलग किया जा सकता है दाने को? विनोइंग द्वारा, हैंड पिकिंग, हार्वेस्टिंग या थ्रेसिंग? थ्रेसिंग, थ्रेसिंग तो नहीं है भैया। देखो 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 सुनिए, थ्रेसिंग आपका क्या कहलाता है कि आप नॉर्मली फसल को काट के, अब देखो आजकल के जो थ्रेसर आ रहे हैं ना उसमें विनोवर भी लगे होते हैं, है ना? थ्रेसर कम विनोवर होते हैं वो। ठीक है, पहले थ्रेसिंग का मतलब ये होता था बच्चों कि आपकी जो बाली है ना, उसको काटना। ठीक, बाली को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता। अब उससे दाना अलग कर रहे हो, है ना, वो कहलाता है आपका विनोइंग।
और आजकल के जो थ्रेशर आते हैं उसमें विनोवर ऑलरेडी लगे होते हैं, है ना, उनमें विनोवर उपयोग होते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाता है बच्चों, विनोइंग हो जाता है। क्या होता है, विनोइंग, क्योंकि आजकल के जो थ्रेशर है उनमें अलग से विनोवर लगे होते हैं। ठीक है, साथ में लगे होते हैं, सॉरी। तो यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, A natural fiber is obtained from stem of its plant and the plant is harvested when it start flowering. The fiber is cotton, wool, जूट या सिल्क। इसके पौधे के तने से एक प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है और जब पौधे में फूल आने लगते हैं तो इसकी कटाई की जाती है। रेशा है कपास का, ऊन का, जूट या रेशम का। तो बच्चों फ्लावरिंग के समय मतलब ये कहें कि जब फ्लावर आने लगे तो किसके स्टेम या फिर कहें किसके तने की कटाई की जाती है, तो बच्चों जूट की, है ना, क्योंकि स्टेम से प्राप्त होने वाला रेशा या फिर कहें तने से प्राप्त होने वाला रेशा एक ही है बच्चों, जूट, है ना। जूट को हम स्टेम फाइबर या वास्ट फाइबर भी कहते हैं। ठीक, ऊन हमें भेड़ से मिलता है, रेशम हमें सिल्क से मिलता है, कपास हमारा सीड फाइबर है। बीज से मिलने वाला या बीज की जो एपिडर्मल कोशिकाएं हैं उनकी ग्रोथ से मिलने वाला जो हमारा रेशा है वो है आपका कपास। और जूट, जूट में जब आपकी फ्लावरिंग आने लगती है, फूल आने लगते हैं, उस समय उसके तने को काटा जाता है, फिर उसकी रेटिंग या फिर कहीं सड़ाया जाता है। सड़ाने के लिए कितने टेम्परेचर पर सड़ाया जाता है, 34 डिग्री सी, है ना, 34 डिग्री सी पर आपकी रेटिंग की जाती है, फिर स्ट्रिपिंग की जाती है ना। तो जूट हमारा क्या है बच्चों, आपका एक स्टेम फाइबर है जिसे हम फ्लावरिंग के समय या फूल आने के समय क्या करते हैं, इसकी कटाई करते हैं। यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज अ वेवर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में स्लैश एंड बर्न कृषि को बेवर के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान। अभी हाल हम पढ़ के आए थे, कि भैया बेवर किस राज्य में जाना जाता है? तो बच्चों मध्य प्रदेश में। कहां पर बच्चों? मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश में बेवर के नाम से जाना जाता है झुम खेती को। किसके नाम से? बेवर के नाम से। जस्ट मिनट, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। मध्य प्रदेश यहां पर सही उत्तर हो जाता है, बेवर के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश में। है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉलोइंग आर द स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओनियन क्रॉप विच आर नॉट गिवन इन द प्रॉपर सीक्वेंस। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एबव स्टेप इज। प्याज की फसल उगाने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं जो उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं। इनको सही क्रम में इन्हें हमें करना है या फिर कहें सही क्रम में इसे हमें जमाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिगिंग टू लूजन द सॉइल या फिर कहें मिट्टी को ढीला करने के लिए जो खुदाई करते हैं, जुताई करते हैं। सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं, है ना। तो पहला स्टेप क्या हो गया हमारा, जुताई, है ना। फिर क्या करते हैं, आपका बीज को बोना, दूसरा स्टेप हो गया। फिर क्या करते हैं, निराई गुड़ाई, बुआई के बाद, है ना। फिर हम क्या करते हैं, प्याज को तोड़ना या फिर कहें जो प्याज के जो ऊपर का प्लंकिंग द ओनियन आउट या फिर कहें जो बाहरी परत होती है, पत्ते होते हैं, उसको काटते हैं, है ना। प्याज के ऊपर के सूखे पत्ते काटना। और फिर आ जाता है आपका प्याज को तोड़ना या उसकी कटाई करना या फिर कहें आपका ओनियन को निकालना, बाहर निकालना। ठीक है, तो यहां पर स्टेप आ जाते हैं 2, 3, 1, 4, 5। 2, 3, 1, 4, 5 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। 2, 3, 1, 4, 5, है ना। 2, 3, 1, 4, 5 यहां पर सही स्टेप है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मिट्टी को ढीला करना मतलब जुताई करना। फिर हम बीज की बुआई करेंगे, बुआई के बाद हम निराई गुड़ाई करेंगे, निराई गुड़ाई के बाद हम प्याज के ऊपर के सूखे पत्ते काटेंगे मतलब जो
ऊपर जो पत्ते होते हैं उसको काटते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आपका प्याज को तोड़ना है, बाहर निकालना है ना। तो यहाँ पर 2 3 1 4 5 जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्शन बी, डी नहीं बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेसिका जुन्सिया हैज बीन evolved आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन। ब्रेसिका जुन्सिया को किसके बीच संकरण के बाद विकसित किया गया था? ऑप्शन ए ब्रेसिका निग्रा एंड ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ऑप्शन बी ब्रेसिका निग्रा एंड ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस एंड ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस एंड ब्रेसिका कैरिनाटा। किसके बीच संकरण के माध्यम से ब्रेसिका जुन्सिया को विकसित किया गया था? सही उत्तर लिख दीजिए, सही आंसर लिख दीजिए, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा ब्रेसिका जुन्सिया के बारे में? ब्रेसिका जुन्सिया किसके बीच क्रॉस है? लिखिए आंसर, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? लिख दो भाई कमेंट में, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, है ना। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा? ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किसके बीच क्रॉस है बच्चों? ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस के बीच हाइब्रिडाइजेशन या संकरण है। कौन? आपका ब्रेसिका जुन्सिया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस के बीच क्रॉस है। कौन आपका बच्चों? ब्रेसिका जुन्सिया, है ना, ब्रेसिका जुन्सिया। अगला क्वेश्चन है, द माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12 इज। निम्न सूक्ष्म पोषक तत्व जो विटामिन B12 का घटक है, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर या बोरॉन। जिंक, कोबाल्ट या कॉपर या बोरॉन। विटामिन B12 का घटक कौन सा तत्व है? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों यहां पर राइट आंसर हो जाता है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 का क्या है बच्चों? कंस्टिट्यूएंट है ना, या फिर कहें विटामिन B12 को बनाने में। बोरॉन की बात करें तो बोरॉन आपका परागण में मदद करता है ना, किस में मदद करता है? परागण में। जिंक की बात करें तो आपके जो हार्मोन है, हार्मोन को एक्टिव करने रखने के लिए कौन है? आपका जिंक है। सिंथेसिस के लिए कौन काम आता है? जिंक काम आता है। अगला क्वेश्चन है, फिंगर लीफ डिजीज इन कॉटन इज कॉल्ड ड्यू टू रेसिडुअल इफेक्ट ऑफ विच केमिकल? क्लोरोपायरीफॉस, मैनकोजेब, 2,4-D, NaA। कपास में फिंगर लीफ रोग किस रसायन के अपशिष्ट प्रभाव के कारण होता है? क्लोरोपायरीफॉस, मैनकोजेब, 2,4-D या NaA। किसके कारण होता है बच्चों? फिंगर लीफ डिजीज कॉटन के अंदर, कपास के अंदर फिंगर लीफ डिजीज। तो बच्चों ये होती है आपकी किसके कारण? 2,4-D के रेसिडुअल नेचर के कारण। किसके नेचर, या फिर कहें किसके अपशेष नेचर के कारण या अपशिष्ट प्रभाव के कारण? 2,4-D, है ना, 2,4-D के कारण। अगला प्रश्न है, हैवी शेडिंग ऑफ बर्ड्स एंड बॉल्स अकर इन कॉटन ड्यू टू deficiency of nitrogen in the soil, deficiency of phosphorus in the soil, deficiency of magnesium in the soil, water stress at bud formation stage। कपास में कलियों और बॉल्स का भारी झड़ना किसके कारण होता है? मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी, मिट्टी में फास्फोरस की कमी के कारण, मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी, या कली बनने के चरण में पानी की कमी के कारण। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी। तो बच्चों आपका जो है आपके बर्ड्स और बॉल का गिरना जो है कली बनने के चरण में पानी की कमी। कब बच्चों? जब आपकी बर्ड्स बन रही हो उस समय पानी की कमी के कारण आपके बॉल्स और बर्ड्स क्या होती है बच्चों? गिरती हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, किन्नो मंदारिन वाज डेवलप्ड बाय एल मॉस, W.B. हायस या T. टनाका या H.B. फ्रॉस्ट। किन्नू मंदारिन का विकास किसने किया था? किन्नू मंदारिन का विकास किसने किया था? तो बच्चों किन्नू मंदारिन जो है, किन्नू
किंग और बिल्लो लीफ, किंग मंदारिन और बिल्लो लीफ के बीच एक क्रॉस है, इसको एच.बी. फ्रॉस्ट द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, एच.बी. फ्रॉस्ट द्वारा विकसित किया गया था, एच.बी. फ्रॉस्ट। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है, एच.बी. फ्रॉस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। TSS ऑफ गुड जेली शुड बी, जेली अच्छी जेली का TSS होना चाहिए। ये बताओ जेली किस फ्रूट से बनती है? जेली बनती है गुआवा से। किससे बनती है बच्चों? अमरूद से बनती है जेली। किससे बनती है? अमरूद से बनती है। तो जेली में TSS कितना होना चाहिए? 65%, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, कुल ठोस पदार्थ 68%, 60% या 70%। अच्छी जेली का TSS कितना होना चाहिए? तो बच्चों अच्छी जेली का जो TSS होता है वो होता है 65। कितना होता है? 65%। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15 है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड इन लीव्स इज नॉट ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इन द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन एंड बोरॉन। पत्तियों में उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट पौधे के विभिन्न वृद्धि वाले भागों में निम्न की कमी के से संचारित नहीं होता है। मैग्नीज की कमी, फास्फोरस की कमी या आयरन या बोरॉन की कमी। किसकी कमी के कारण जो है संचारित नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो बच्चों यहां पर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, बोरॉन की कमी से। बोरॉन की कमी से कार्बोहाइड्रेट व जो शुगर है, यदि इसकी कमी हो जाए ना, तो एक तो आपका पोटेशियम और एक आपका बोरॉन, इनकी कमी से आपका शुगर का ट्रांसलोकेशन नहीं होता है, आपके जो शर्करा है या कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या नहीं होता बच्चों? स्थानांतरण नहीं होता है। किसकी कमी से बच्चों? बोरॉन की कमी से। अगला प्रश्न, द प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज, नाभिकीय बीज की संतति है, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड सीड। देखो बच्चों, प्रोजेनी मतलब एक है संतति। अब देखो न्यूक्लियस सीड से कौन सा बीज बनता है? ब्रीडर। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रीडर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रीडर सीड, है ना, या प्रजनक बीज। प्रजनक बीज से कौन सा बनता है? फाउंडेशन या आपका आधार बीज। और फाउंडेशन से कौन से बनते हैं? प्रमाणित और आपका पंजीकृत बीज। किससे बनते हैं? आपके फाउंडेशन से। तो यहाँ पर नाभिकीय बीज की प्रोजेनी होगी आपकी ब्रीडर सीड, और ब्रीडर सीड की प्रोजेनी होगी फाउंडेशन सीड, जिसे मदर सीड भी कहा जाता है। आपका जो एक है फाउंडेशन या आधार बीज है, इसे मदर सीड भी कहा जाता है, और इसकी संततियां क्या होंगी? सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड सीड होंगी। अगला प्रश्न, ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज नोन एज, पानी के 1 क्यूसेक बहाव से सिंचित क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? डेल्टा, एफिशिएंसी, ड्यूटी या बेस पीरियड। बताइए, 1 क्यूसेक बहाव से सिंचित क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज नोन एज। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो बच्चों यहां सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, ड्यूटी कहा जाता है, ड्यूटी ऑफ वाटर। 1 क्यूसेक बहाव से सिंचित क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? ड्यूटी। मतलब ये कहें जितना हमने पानी भेजा उससे जो सिंचित क्षेत्र होगा वो ड्यूटी ऑफ वाटर। डेल्टा की बात करें तो सिंचाई अवधि के दौरान जो पानी की गहराई रखी जाती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। बेस दक्षता मतलब ये कहें कि हमने मान के चलो 100 लीटर पानी दिया तो उसमें से 50 लीटर जो उपयोग किया फसलों ने वो उसकी दक्षता होगी। बेस पीरियड मतलब आधार, बुआई से आपका कटाई तक का जो समय होता है उसे हम बेस पीरियड कहते हैं, आधार जो है अवधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लम लीफ स्केल्ड इज कॉज्ड बाय, बेर का झुलसा हुआ रोग किसके कारण होता है? जायलेला फैस्टिडियोसा, फाइटोप्लाज्मा के कारण, या फाइलोस्टिका पर्सिका या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस। किसके कारण होता है बच्चों? बेर का झुलसा हुआ होना या फिर कहें लीफ स्केल्ड। तो बच्चों ये होता है आपका ऑप्शन ए, जायलेला
फास्टिडियोसा, जाइलेला फास्टिडियोसा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका जो है 19 है। ब्लांचिंग इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, निम्नलिखित में से किस फसल में ब्लांचिंग का प्रयोग अधिकतर किया जाता है? पत्ता गोभी में, कॉलीफ्लावर फूल गोभी में, ओनियन प्याज में या ओकरा में? तो बच्चों फूल गोभी को ढक दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लांचिंग कहते हैं, है ना। तो ये किस में किया जाता है बच्चों? आपका फूल गोभी में, कॉलीफ्लावर में किया जाता है। ब्लांचिंग की प्रक्रिया किस में की जाती है? आपकी कॉलीफ्लावर में, फूल गोभी में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लोली अवेलेबल नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से कौन सा धीरे धीरे उपलब्ध होने वाला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है? निर्जल अमोनिया, कैल्शियम साइनामाइड, नीम कोटेड केक लेपित यूरिया या फिर कहें नाइट्रोफॉस्फेट। तो बच्चों जितने भी यूरिया होते हैं ना, नीम लेपित हो गया, कोई भी हो गया, है ना, ये स्लो रिलीज होते हैं या फिर कहें धीरे धीरे जो है उपलब्ध होने वाले नाइट्रोजन उर्वरक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। नीम केक कोटेड यूरिया या नीम कोटेड यूरिया जो है स्लो रिलीज होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। हमारा जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस टीजीटी, पीजीटी और साथ में साथ एलटी ग्रेड के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टीजीटी, पीजीटी के बैचेस 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं। आपके जो है एलटी ग्रेड और साथ में साथ कृषि पर्यवेक्षक का बैच, प्राविधिक सहायक का, है ना, कृषि प्राविधिक सहायक का 2 साल के लिए वैलिडिटी के साथ में साथ एमपी आरएईओ, आरएचईओ और एसडीओ का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। बिहार कृषि समन्वयक का भी बैच स्टार्ट हो चुका है और साथ में साथ कृषि पर्यवेक्षक का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। सारे बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं 1 अक्टूबर से। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप व वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए विजन एग्रीकल्चर एकेडमी को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।